हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल एग्रीकल्चरल स्टडीज़। मेरा नाम है दिवाकर खत्री और आज इस वीडियो के दौरान हम एग्रीकल्चर मीटियोरोलॉजी की एक टॉपिक साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स के ऊपर बात करने वाले हैं। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हुए इस वीडियो को हम आगे बढ़ाएंगे। यानी कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स होते क्या हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी कि किस तरह से बनते हैं ये। उसके बाद हम जानेंगे कि डायरेक्शन ऑफ विंड्स इन साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स, यानी कि जो साइक्लोन होते हैं और एंटी साइक्लोन के अंदर हवाओं की जो डायरेक्शन होती है, कब क्लॉकवाइज होती है कब एंटी क्लॉकवाइज होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और फिर जानेंगे ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। और एट लास्ट हम थंडरस्टॉर्म और टॉर्नेडोज के बारे में भी इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स होते क्या हैं। देखिए, अ साइक्लोन इज अ स्टॉर्म और सिस्टम ऑफ विंड्स दैट रोटेट्स अराउंड अ सेंटर ऑफ लो प्रेशर। मतलब कि ऐसा एरिया जहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, उससे कुछ दूर हम देखेंगे कि हाई प्रेशर वाला अगर एरिया है तो उस हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर के एरिया की तरफ क्या होंगी, विंड मूवमेंट दिखाएंगी। ये तो आप जानते ही होंगे कि हमेशा विंड्स जो होती हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूवमेंट करती हैं। और विंड्स क्या होती हैं, कौन कौन से फैक्टर्स इनको अफेक्ट करते हैं, और अलग अलग विंड्स के टाइप्स जो होते हैं, उन सबको मैं इस वीडियो से पहले की वीडियो के अंदर कवर कर चुका हूं, जिसका लिंक ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आप उसे देखना चाहें तो देख सकते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ, तो उस हाई प्रेशर के एरिया से लो प्रेशर के एरिया की तरफ जब हवाएं आएंगी, मान लीजिए एक हवा यूं आई और एक यूं आई, तो इस तरह से वो रोटेशन एक सिस्टम बना लेंगी, रोटेटरी सिस्टम बना लेंगी और ये ऊपर की तरफ उठेंगी। तो इस तरह से जो सिस्टम क्रिएट होगा उसी को हम क्या कहेंगे, साइक्लोन्स कहेंगे। और अगर इसके उल्टे यानी एंटी साइक्लोन्स की अगर हम बात करें तो वहां क्या होगा, एंटी साइक्लोन्स आर सिस्टम ऑफ विंड्स दैट रोटेट्स अराउंड द सेंटर ऑफ हाई प्रेशर। यानी कि ऐसा एरिया जहां पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ऑलरेडी हाई है, तो उस हाई प्रेशर से हवाएं क्या होंगी, बाहर की तरफ निकलेंगी, है ना। तो जैसे कि यहाँ देख लिए इनवर्ड मूवमेंट देख रहे हैं हम विंड का, वैसे ही यहाँ आउटवर्ड बाहर की तरफ हवाएं निकलेंगी। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम, या कह सकते हैं कि हम इस तरह से रोटेटरी सिस्टम क्रिएट होगा, उस रोटेटरी सिस्टम को हम क्या कह देंगे, इस बार एंटी साइक्लोन्स कहेंगे। तो अब हम बात करेंगे कि ये साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स बनते कैसे हैं। अब इसको जानने के लिए मैं चाहूंगा कि आप पहले हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल के बारे में जान लें। क्या होते हैं ये सेल? सेल मतलब वो बायोलॉजी वाला कोशिका वाला सेल नहीं है। ये सेल क्या है, जैसा कि अगर आपको याद हो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाला जो वीडियो था, उस दौरान हमने बात करी थी कि अर्थ पर ऐसा एरिया जहां पर प्रेशर सेम होता है उसे हम प्रेशर बेल्ट कहते हैं। तो इस तरह से अर्थ पर हम देखते हैं 7 प्रेशर बेल्ट होते हैं, है ना। जैसे बीच में होता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, फिर सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, फिर होता है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, और एट लास्ट होता है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो ये जो प्रेशर बेल्ट होते हैं, इनके बीच में हवाओं के मूवमेंट से क्या होता है, एक साइकिल क्रिएट होता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि हवा इस तरफ चली, ठीक है, यूं चलती है, कहाँ, हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ हवा चलती है, फिर वो वर्टिकली ऊपर की तरफ उठती है, फिर इस तरफ मतलब वापस हाई प्रेशर वाले एरिया की तरफ जाती है। अब ये एकदम ऊपर क्यों नहीं निकल गई, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर हाइट तक ही जा सकती थी हवा। तो ये हवा ऊपर गई, देन वापस इसी डायरेक्शन में आई, फिर वापस नीचे की तरफ सबसीड करी। तो इस तरह से उसने एक सेल क्रिएट कर लिया, ठीक है, मतलब एक तरह का साइकिल क्रिएट कर लिया, इस यूनिट क्रिएट कर ली। इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम सेल्स कह रहे हैं, है ना। तो मतलब इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट और सब ट्रॉपिकल हाई के बीच में जो बन रहा है उसको हेडली सेल कहा गया है, और ऊपर जो है उसे फेरल कहा गया है, और उसके ऊपर जो है उसे पोलर सेल कहा गया है, ठीक है। तो ये 3 तरह के सेल हैं, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी हैं और नीचे भी होंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में भी होते हैं। तो अब देखिए, ये जो हेडली सेल है ना, यहाँ हवाएं क्या हो रही है, लो प्रेशर की तरफ आ रही है, ठीक है। अब ये जो हवाएं लो प्रेशर की तरफ आती हैं तो फिर वापस ऊपर की तरफ उठती हैं, और ऊपर की तरफ उठते हुए साइक्लोन्स क्रिएट करती हैं, ठीक है। मतलब इसी चीज़ को अब यहाँ जंप करो, कैसे कि ये लो प्रेशर वाला एरिया था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर वाला एरिया, वहाँ से हवाएं आई और हवाएं ऊपर उठती हुई ऊपर उठी। तो मतलब ऊपर कैसे उठती हैं, जैसे मान लीजिए कि ये समुद्र की तरफ से हवाएं आ रही हैं और आप इस तरह से आमने सामने कन्वर्ज हो गई, तो वो ये ऊपर की तरफ उठती हैं। तो ये काफ़ी सारा मॉइस्चर लेके आती हैं हवाएं, और ऊपर जैसे जैसे हवाएं ठंडी होती जाती हैं तो फिर क्लाउड्स फॉर्मेशन करती हैं, बादल बनाती हैं, और बादल बनाने से क्या होती है, बहुत भयंकर बारिश होती है, ठीक है। और इसी वजह से क्या होते हैं, तबाही वगैरह आती है ना। मतलब कहते हैं ना, साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा तबाही मचा देते हैं। क्यों? क्योंकि
बहुत सारा जो पानी है वो समुद्र से लेके आई है ये हवाएं और फिर क्लाउड्स के रूप में ये बरसती, क्लाउड्स फॉर्मेशन के बाद ये बरसती हैं। तो इस तरह से फॉर्मेट होते हैं साइक्लोन्स। अब इसी तरह से अगर हम एंटी साइक्लोन्स को जानना चाहें तो उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो देखिए ये जो हेडली सेल है ना और ये जो फेरल सेल है, इनके बीच में एरो को थोड़ा सा ध्यान से समझो कि क्या है, ये वर्टिकली ऊपर जब हवाएं गई थी वहाँ से हवाएं आ रही हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए सब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है ना, वहाँ से हवाएं इस तरह से आ रही हैं। तो ये जो हवाएं ऊपर से आने के बाद नीचे की तरफ सबसीड कर रही हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के नीचे दबाव डाल रही हैं। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, अब हाई प्रेशर क्रिएट हो रहा है ना। जैसे कि अब इसको यहाँ से लिंक कर लो कि हवाएं जो ऊपर से आ रही हैं किसी पर्टिकुलर एरिया पे हाई प्रेशर क्रिएट कर रही हैं। अब ये हाई प्रेशर क्रिएट होने के बाद हवाएं नीचे कहाँ जाती हैं, इस तरफ डाइवर्ट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई आसपास समुद्र वाला एरिया नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, कोई क्लाउड्स वगैरह क्रिएट नहीं होते, और इस तरह से जो विंड का रोटेटरी सिस्टम क्रिएट हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, एंटी साइक्लोन्स कह रहे हैं। ठीक है ना। तो समझ आ गया आपको कि हेडली सेल और हेडली सेल के बीच में जो एरिया है, ट्रॉपिकल एरिया है ना, उस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो क्रिएट हो रही है सिस्टम विंड का, उसको तो हम कह रहे हैं साइक्लोन्स। वहीं अगर हमको देखें हेडली सेल और फेरल सेल के बीच में जो क्रिएट हो रहा है, जो टेम्परेट रीजन है ना, ट्रॉपिकल रीजन के जो आगे का रीजन है, वहाँ अगर हम बात करें तो वहाँ क्रिएट हो रहे हैं एंटी साइक्लोन्स, या कह सकते हैं हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को अब हम आगे डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं। तो अब हम साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के अंदर विंड की डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। देखिए जब हम उनको अगर टॉप से देखें ना, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स को, तो हमें पता चलेगा हवाएं किस तरह से होंगी, या तो वो क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही होंगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रही होंगी। तो यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में कैसी डायरेक्शन होगी, तो देखिए आपको मालूम होगा कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है कि भाई जब भी अर्थ की जो रोटेशन की वजह से विंड के ऊपर जो फोर्स क्रिएट होता है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। कि मान लीजिए कि हवा चलना चाहती थी ऊपर की तरफ, है ना, लेकिन कोरियोलिस फोर्स की वजह से अपने वो राइट या लेफ्ट के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर क्या होता है, ये कोरियोलिस फोर्स हवाओं को राइट साइड के अंदर डिफ्लेक्ट करता है। ये हमने पिछली वीडियो में ही जाना था। तो देख लीजिए, अगर मान लीजिए हवा यूं जाना चाह रही थी और उसको उसके राइट के अंदर डिफ्लेक्ट कर दिया गया कोरियोलिस फोर्स की वजह से, और वहीं अगर मान लीजिए हवा ऊपर से आ रही है तो वो अपने राइट के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, अब ये जो डिफ्लेक्टेड हुई हवाएं हैं आपस में जब मिलेंगी तो जो रोटेटरी सिस्टम क्रिएट होगा उससे हम देख सकते हैं कि इनकी डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट होगी, है ना। देख लीजिए इस तरह से जो क्रिएट हो रहा है, तो मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में, तो मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। वहीं अगर हम देखें साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो साउदर्न हेमिस्फीयर में आपको पता होगा कि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो हवाओं को लेफ्ट के अंदर डिफ्लेक्ट करता है। मतलब हवा चली यूं थी लेकिन वो थोड़ी सी अपने लेफ्ट के अंदर डिफ्लेक्ट हो जाती है, ऊपर से आई थी तो अपने लेफ्ट के अंदर डिफ्लेक्ट हो गई। और इस तरह से डिफ्लेक्शन की वजह से क्या होता है, ये जो साइकिल है ना, वो किस डायरेक्शन में देखते हैं हम, तो क्लॉकवाइज रूप में दिखाई देता है। ठीक है, तो मतलब साउदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन्स की अंदर विंड की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होती है। और वहीं ऐसा ही सेम सिनेरियो अगर हम किसके ऊपर अप्लाई करें, एंटी साइक्लोन्स के ऊपर, तो वहाँ क्या होगा, अब ये जो हाई प्रेशर का एरिया है उससे हवाएं अपनी राइट के अंदर डिफ्लेक्ट होंगी, क्योंकि हेमिस्फीयर कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स की वजह से हवाएं कहाँ जा रही हैं, अपने राइट के अंदर डिफ्लेक्ट हो रही हैं। इस वजह से जो डायरेक्शन क्रिएट होगी वो होगी क्लॉकवाइज। सिमिलरली साउदर्न हेमिस्फीयर में अपने लेफ्ट के अंदर डिफ्लेक्ट होंगी कोरियोलिस फोर्स की वजह से, तो हवाएं अपने लेफ्ट के अंदर डिफ्लेक्ट होते हुए कैसा साइकिल बना लेती हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्रिएट करती हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं विंड्स की डायरेक्शन होती हैं किसके अंदर, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स के अंदर। तो अब हम बात करेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं। भाई नाम से ही समझ आता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन में बनेंगे। ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, तो इक्वेटर से हम देखते हैं ना कि 23.5 डिग्री ऊपर और 23.5 डिग्री नीचे का जो एरिया है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं। तो उस एरिया के अंदर जो हम साइक्लोन्स देखते हैं उनको हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन। क्या खास बात होती है उनकी, कि दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लार्ज प्रेशर ग्रेडियंट। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब कि भाई कहीं अगर हाई प्रेशर है, कहीं लो प्रेशर है, तो उससे क्रिएट होने वाला सिनेरियो जो है उसे हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। अगर कहीं बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है, कहीं बहुत लो प्रेशर है, तो उससे हवाएं क्या होंगी, बहुत तेज़ी से फ्लो होंगी, है ना। कहीं बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया हवा का, यहाँ कहीं बहुत कम है, तो उससे बहुत तेज़ी से हवाएं क्या होंगी, चलेंगी। उस वजह से क्या होगा, साइक्लोन्स क्रिएट होंगे। तो
ये एक अच्छा करेक्टर है किसका, मतलब ये एक करेक्टर है किसका, तो हम देखते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स का। और एक बात देखो कि द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज मोस्टली अ वार्म एंड लो प्रेशर क्लाउडनेस कोर नोन एज द आई। मतलब कि जो साइक्लोन्स होते हैं उनका जो सेंटर होता है उस सेंटर को हम कहते हैं आई, EYE। ठीक है, ये जो सेंटर होता है ये लो प्रेशर का एरिया है, प्रेशर लॉ होता है, आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है कि साइक्लोन्स का जो सेंटर है वो लो प्रेशर का होता है। और साथ में यहाँ हम देखते हैं टेम्परेचर ज़्यादा होता है क्योंकि वार्म एयर है। ठीक है, और देखो कि दे आर फॉर्म्ड ड्यू टू लार्ज एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर दैट कैन रिलीज एनॉर्मस लेटेंट हीट। देखिए जो ट्रॉपिकल एरिया है ना वहाँ पे क्या है, समुद्री इलाके बहुत है, मतलब समुद्र है ना, तो ओशन जो देखते हैं हम कि ओशंस के ऊपर जब लाइट आती है, सनलाइट, तो उस सनलाइट से क्या होता है, वो वाटर जो होता है एवेपोरेट होता है, वेपर के अंदर बदलता है। और आपको पता होगा कि कोई भी मैटर जब अपनी स्टेट चेंज करता है तो उसको कौन सी हीट की जरूरत होती है, लेटेंट हीट की, है ना। लेटेंट हीट हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। वो क्या होती है, किसी भी मैटर को अपनी स्टेट चेंज करने के लिए जो हीट चाहिए उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो अब ये जो सनलाइट आ रही है उससे ये पानी जो वेपर में बदल रहा है तो उससे काफ़ी सारी क्या हो रही है, लेटेंट हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये जो लेटेंट हीट है वही एक तरह की क्या करती है, एनर्जी का सोर्स बन जाती है उन हवाओं के अंदर। ठीक है, अब ये जो वार्म एंड मॉइस्ट एयर जो है ना, गर्म हवा, क्योंकि देखो आपने समझा ना कि जो वेपर बन रही है उसके अंदर मॉइस्चर है, और ये जो वार्म एयर है वही क्या होती है, अब साइक्लोन्स क्रिएट करती हैं। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ आ गई होगी क्या, कि दोस्तों ओशन इज द एनर्जी सोर्स ऑफ दिस ट्रॉपिकल साइक्लोन। इन ट्रॉपिकल साइक्लोन को एनर्जी कौन दे रहा है, तो ये ओशंस दे रहे हैं। ठीक है, ओशन से मॉइस्चर वाली एयर आती है और फिर बाद में जैसा कि हमने पहले साइक्लोन के फॉर्मेशन के अंदर समझा था, ये ऊपर उठती है, बादल बनाती है और बहुत भयंकर बारिश वगैरह होती है, तबाही मच जाती है। ठीक है, तो ये थे क्या, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के बारे में। देखो आपने अभी पढ़ा कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहाँ बन रहे थे, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। तो अब देखो ट्रॉपिकल रीजन के बाद कौन सा रीजन है, तो हम देखते हैं ना टेम्परेट रीजन है। तो उस रीजन पे जो बन रहे हैं साइक्लोन्स उनको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन। ठीक है, इन्हें तभी एक और नाम दिया जाता है, दे आर ऑल्सो नोन एज मिडिल लैटिट्यूड साइक्लोन्स। मिडिल लैटिट्यूड क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि ये जो साइक्लोन्स हैं वो ज़्यादातर 30 डिग्री से 60 डिग्री के तक के जो एरिया है ना, बहुत मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी और नीचे साउदर्न हेमिस्फीयर में भी, तो उन दोनों एरियाज़ के अंदर हम देख सकते हैं इस तरह के साइक्लोन बनते हैं जिनको हम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। अब क्या खास बात है इसकी, कि दे फॉर्म अलोंग द पोलर फ्रंट। पोलर फ्रंट क्या होता है, देखो जब वार्म एयर और कोल्ड एयर जब दोनों एक दूसरे को फेस करती है ना, तब उस जगह उन दोनों के बीच में जो रीजन क्रिएट है होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो पोलर फ्रंट वाली जगह पे बनते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आपको अगर याद हो तो हमने देखा था कि जब नीचे से सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से हवाएं हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट की तरफ जाती हैं, मतलब कि सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ आती हैं। वहीं अगर हम ऊपर से देखें कि पोलर से, तो पोल से ठंडी हवाएं जो होती हैं वो कहाँ आती हैं, सब पोलर लॉ की तरफ आती हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि ऊपर से हवाएं आ रही हैं यूँ नीचे और नीचे से यूँ हवाएं आ रही हैं, तो पोल साइड से ठंडी हवा आती है और नीचे से हम देखते हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाले बेल्ट से गर्म हवा आती है। तो ये जो गर्म हवा है वो क्या होती है, ऊपर उठने की कोशिश करती है, और ये जो ठंडी हवा है क्योंकि वो कोल्ड और डेंस है तो मतलब वो नीचे बैठा रहना चाहती है, तो इस कोल्ड हवा मतलब जो वार्म एयर है उसको पीछा करते हुए, चेज करती हुई ये साइक्लोन को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मतलब मेन फर्क समझ आया। यहाँ पे क्या होता है, एक फ्रंट क्रिएट होता है, देन फ्रंट क्रिएट होने के बाद एक साइक्लोन क्रिएट होता है जिससे कि बादल बनते हैं और फिर बहुत तेज बारिश होती है ना। तो खास बात क्या थी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो हमने पढ़े थे वहाँ तो खाली बस इतनी सी बात थी कि आसपास समुद्र का एरिया है, तो समुद्री इलाके से वो हवाएं जो होती लो प्रेशर की तरफ आती हैं और लो प्रेशर के बाद आने के बाद क्या बनाती हैं, साइक्लोन क्रिएट कर देती हैं जो कि बारिश करता है। यहाँ क्या होता है, पोल से ठंडी हवा आ रही है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से गर्म हवा आ रही है, तो वहाँ फ्रंट क्रिएट होता है और फ्रंट क्रिएट होने के बाद हम देखते हैं कि ये हवाएं एक दूसरे को चेज करती हुई, मतलब ये जो ठंडी हवाएं हैं वो ठंडी हवा एक जो गर्म हवा को चेज करती हुई क्या बनाती है, साइक्लोन क्रिएट करती हैं। ठीक है, यही चीज़ मैंने यहाँ भी लिखी है, व्हेन द प्रेशर ड्रॉप्स अलोंग दी फ्रंट, मतलब उन दोनों के बीच में जो फ्रंट बना है वहाँ अगर प्रेशर जैसे ही कम होता है तो वहाँ क्या होता है, द वार्म एयर मूव्स नॉर्थवर्ड, जो गर्म हवा है वो नॉर्थवर्ड की तरफ मूवमेंट करती है, एंड कोल्ड एयर मूव्स टुवर्ड्स दी
साउथ, और वो ठंडी हवा साउथ की तरफ मूवमेंट करती है। उससे क्या होता है, सेटलिंग इन मोशन ऑफ एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन, और इससे ही क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज साइक्लोन क्रिएट होता है। ओके, तो ये था ट्रॉपिकल साइक्लोन और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन में मेन फर्क। एक चीज़ और देखो कि जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं दे कवर अ लार्ज एरिया एंड कैन ओरिजिनेट ओवर द लैंड एंड सी बोथ। पहली बात तो ये जो साइक्लोन्स होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं किससे, ट्रॉपिकल साइक्लोन से, और हम देखते हैं कि ये लैंड एंड सी दोनों भी बन सकते हैं, मतलब ये समुद्र पे भी बन जाते हैं और कहाँ, लैंड पे भी बन जाते हैं। क्योंकि हमने सीखा ना कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में तो ज़रूरत ही किसकी है, मेन समुद्र की ज़रूरत है ना। लेकिन यहाँ क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे तो खाली बस पोलर एयर्स, और हम देख रहे हैं कि ट्रॉपिकल एयर्स जो थी है ना, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से एयर आ रही थी, उन दोनों के बीच में जो फ्रंट बन रहा है उससे क्रिएट हो रहे हैं ये साइक्लोन। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि ये लैंड और सी दोनों में बनते हैं साइक्लोन, जबकि ट्रॉपिकल्स जो थे वो कहाँ बन रहे थे, ओनली सी पे देखे जाते हैं। तो अब हम अपने सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म क्या होते हैं, देखो दीज आर लोकल स्टॉर्म्स हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन अकरिंग ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया बट आर वायलेंट। मतलब क्या हुआ कि ये ऐसे मतलब लोकल स्टॉर्म्स हैं, लोकल मतलब किसी पर्टिकुलर लोकल एरिया के अंदर ही आते हैं ये स्टॉर्म्स, और क्या होते हैं, हैविंग शॉर्ट ड्यूरेशन, मतलब जिनकी ड्यूरेशन ज़्यादा लंबी नहीं होती, ठीक है ना। और हम देखते हैं अकरिंग ओवर अ वेरी स्मॉल एरिया, बहुत छोटे एरिया के अंदर, है ना। एरिया किससे कंपेयर कर रहे हैं हम, जहाँ पहले हम बात कर रहे थे ट्रॉपिकल एरिया और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल एरिया, तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे थे वो साइक्लोन्स वगैरह तो, लेकिन ये क्या है, छोटे एरिया के अंदर, किसी लोकल एरिया के अंदर आते हैं, पर होते बड़े वायलेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं, ठीक है। तो मतलब छोटे होते हैं लेकिन खोटे होते हैं। और देखो क्या है, थंडरस्टॉर्म्स आर कॉज्ड बाय इंटेंस कन्वेक्शन ऑन मॉइस्ट हॉट डेज, मतलब बहुत जब नमी होती है ना, उमस वाला दिन होता है, जब बहुत गर्मी वाला दिन होता है, तब वो हवाएं कॉन्वेक्शन के रूप में ऊपर की तरफ जाती हैं, बादल बनाती हैं, और फिर तेज इंटेंस बादल बनते हैं, और लाइटनिंग वगैरह होती है, तूफान आ जाता है अल्टीमेटली, तो उसको हम कहते हैं, इस तरह से बनते हैं ये थंडरस्टॉर्म्स। और देखो कि व्हेन क्लाउड्स एक्सटेंड टू हाइट्स वेयर सब जीरो टेम्परेचर अराइव प्रिवेल्स, अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो देखिए, व्हेन क्लाउड्स एक्सटेंड टू हाइट्स वेयर सब जीरो है, ये ओ को ओ मत समझ लीजिएगा ऐसे, सब जीरो टेम्परेचर प्रिवेल्स हेल स्टॉर्म्स आर फॉर्म्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो थंडरस्टॉर्म वाले बादल थे, जब पर्टिकुलर लिमिट से भी ऊपर चले जाते हैं, जहाँ टेम्परेचर 0 डिग्री से भी कम होता है, वहाँ पे ये जो बादल हैं वो क्या बनाते हैं, बर्फ़ की गोले बनाते हैं, मतलब ओले बनाते हैं। तो ओले मतलब हेल्स, अब हेल्स से जो स्टॉर्म आएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे, हेल स्टॉर्म कहेंगे, ठीक है। और अगर कोई ऐसा एरिया है जहाँ आसपास समुद्र ही नहीं है, तो वहाँ जैसे कि हमारा राजस्थान, तो उस राजस्थान वाले एरिया के अंदर क्या होता है, लैक ऑफ वाटर होने की वजह से वहाँ हेल स्टॉर्म वगैरह की जगह ज़्यादातर हम देखते हैं डस्ट स्टॉर्म आते हैं। डस्ट स्टॉर्म मतलब आंधियाँ आती है बहुत ज़्यादा तेज, है ना, इसको हिंदी में आंधी कहते हैं। तो मिट्टी को उड़ाते हुए जो बहुत तेज हवाएं आती हैं, तो ये थे अल्टीमेटली क्या, थंडरस्टॉर्म्स। तो एट लास्ट अब हम बात करने वाले हैं टॉर्नेडोज के बारे में। टॉर्नेडोज क्या होते हैं, देखो फ्रॉम द सीवियर थंडरस्टॉर्म्स समटाइम्स स्पायरलिंग विंड डिसेंट्स, मतलब कि जब कभी कभी ये जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं ना, वो एक स्पायरलिंग विंड मूवमेंट क्रिएट करते हैं। ये जो स्पायरलिंग विंड मूवमेंट है उसके अंदर क्या होता है, लुक्स लाइक अ ट्रंक ऑफ एन एलिफेंट, मतलब हाथी की सूंड जैसा सा एक स्ट्रक्चर बनता हुआ नजर आता है, विद ग्रेट फोर्स, जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है ना, विथ वेरी लो प्रेशर एट द सेंटर, जिसके सेंटर में प्रेशर बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम प्रेशर है, तो उससे क्या हो रही है, हवाएं बहुत तेज़ी से उसके चारों तरफ घूम रही हैं, कॉजिंग अ मैसिव डिस्ट्रक्शन। और ये जहाँ ये जाएगा स्ट्रक्चर, वो क्या करेगा, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन क्रिएट करेगा, मतलब वहाँ तबाही मचाएगा, है ना। तो टॉर्नेडोज क्या है, इस तरह से इनकी डेफिनेशन कही जा सकती है। और लास्ट में लिखा है द टॉर्नेडोज ओवर अ सी इज नोन एज द वाटर स्प्राउट। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, और अगर समुद्र के ऊपर बन रहे हैं, पानी के ऊपर बन रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, वाटर स्प्राउट्स कहते हैं। तो कुल मिला के जो टॉर्नेडोज है, जिन्हें हम हिंदी में कह सकते हैं बवंडर जो होते हैं ना, तो ये भी एक तरह के साइक्लोन ही हैं, लेकिन किसी लोकल एरिया के अंदर बनने वाले, कम ड्यूरेशन के अंदर बनने वाले, बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाली स्ट्रक्चर हैं, जिनको हमने जाना है। तो ये था हमारी एग्रीकल्चर मेटियोरोलॉजी की प्लेलिस्ट का चौथा वीडियो, और हमेशा की तरह इस टॉपिक की पीडीएफ भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर पढ़िएगा। और साथ ही अगर आप जनरल एग्रीकल्चर की नॉलेज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, जो कि हमें एग्रीकल्चर के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होता है,
उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरह के वीडियोस के लिए जुड़े रहिए एग्रीकल्चरल स्टडीज़ से।